Hi guys, I welcome you all to Big Bang English Writing course. Why is it called a Big Bang? Because we are literally gonna create a big bang in this course. Well, let's start from the introduction. Who is this clown? This clown up there. I am Fahad Islam Khokhar. I am an engineer by profession, but a writer by passion. I'm Master of Science in Electrical Engineering, and I'm a freelance academic and content writer for more than 3 years now on the internet. And so far, I've wrote more than 2,500 articles, blog posts, and academic essays in the fields of history, literature, ethics, social sciences. That is a big list that you can see. But a notable fact is that कि मैंने कभी भी इंजीनियरिंग के अंदर नहीं लिखा, which is my core subject, जिसके अंदर मेरी फॉर्मल एजुकेशन है. The question is कि मैंने ये सब कैसे किया. I did that by the virtue of my flexibility. याद रखें, तालीम एक बहुत बड़ी मुआवनत जरूर है, मगर बसाओकात ये आपके पाँव की बेड़ी बन जाती है. So it doesn't matter if you have a background of accounting, if you have a background of agriculture. Let's put that aside for a while and try to think and act like a writer for a while. Let's give it a try. Okay, I have trained more than 1,500 individuals in online earning, जो कि राइटिंग की जॉनरा को लेकर भी आगे चल रहे हैं. उसके अंदर कंटेंट राइटिंग भी है, एकेडमिक राइटिंग भी है. दिस इज माय कांटेक्ट, माय ईमेल एड्रेस, माय फोन नंबर. यू कैन व्हाट्सएप मी. You can call me anytime. 0332462046 is my contact number. Well, here is the format of the training. ऐसा है कि हम एक फेसबुक का सीक्रेट ग्रुप है जहां पर अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं. यहाँ पे हम लोग लेक्चर अपलोड किया करेंगे और वही लेक्चर एक क्लाउड ड्राइव के अंदर भी हमारा डाला जाएगा. उस क्लाउड ड्राइव का लिंक आप इस डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं. वो क्लाउड ड्राइव के अंदर आप जाएंगे तो दैट विल बी अ वन क्लिक डाउनलोड. आप वहां से उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. याद रखिए कि फेसबुक जो है लेक्चर्स को या वीडियोस जो भी आप उस पर अपलोड करें उसकी क्वालिटी को कंप्रेस कर देती है और आपके लिए टेक्स्ट को पढ़ना थोड़ा शायद विजिबल ना हो, इसलिए आप उस ड्राइव से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं. नहीं तो कोई आईडीएम यूज करे तो आईडीएम के थ्रू इससे भी डायरेक्ट लिंक आप फ्लैश प्लेयर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. और इसके अलावा फास्ट कम्युनिकेशन जो हम लोग करेंगे दैट विल बी डन ऑन द व्हाट्सएप. व्हाट्सएप का भी हमारा सीक्रेट ग्रुप बन चुका है. जो नहीं बना वो हमें क्यूरी दे दे या मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर दे. जिसको नहीं ऐड किया गया उसको ऐड कर लिया जाएगा. देयर आर सम स्ट्रिक्ट रूल्स जिनको आपको वायोलेट नहीं करना हमारे इस कोर्स के अंदर. द फर्स्ट रूल इज दैट nobody is authorized to share all this content. This is a copyright content और इसको कहीं पर भी आप YouTube पर या टॉरेंट पर या किसी भी जगह पर अपलोड आप नहीं कर सकते. आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को दिखाइए, अपने दोस्तों को दीजिए, USB में दीजिए, कंप्यूटर तक रखिए, बट डोंट ट्राई टू अपलोड दिस. और नो irrelevant शेयरिंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप. द व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपकी क्यूरीज लेंगे. वट एवर यू हैव द कंफ्यूजन आई विल एंटरटेन ऑल दोस. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोस ASAP. और उस ग्रुप को आप मिस यूज मत कीजिए. वहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जुम्मा मुबारक और रबीउल अव्वल इस तरह की कोई भी आप वहाँ पे शेयरिंग मत कीजिए. until unless it is related to इंग्लिश लर्निंग या फिर कोई भी पर्सनल डेवलपमेंट या ग्रूमिंग से रिलेटेड कोई भी कंटेंट हो आप वहाँ पर जरूर शेयर कीजिए, बट कोई भी इरेलीवेंट कंटेंट आप शेयर मत कीजिएगा. अच्छा, the last thing, English is the sole medium of communication in WhatsApp and Facebook group. जो हमारा सीक्रेट ग्रुप है वहाँ पे आप जो भी कमेंट करें, जो भी आप कम्युनिकेशन करें, वो इंग्लिश में ही आप लोग करेंगे. वहाँ पे आप उर्दू नहीं बोलेंगे. देयर वर सम ट्रेनीज जो कि पूछ रहे थे कि इन लेक्चर्स को भी क्या मैं इंग्लिश के अंदर ही डिलीवर करूंगा. देखें, you see the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated red ocean intoxicated by exuberance of your own verbosity. I bet you didn't get a single word of mine. क्यों? क्योंकि इंग्लिश ही हमें नहीं आती और इंग्लिश ही लर्न करने के लिए तो हमने कोर्स स्टार्ट किया. सो आई विल कम्युनिकेट इन ऑल दोज लैंग्वेजेस जो कि आप लोग समझ सकते हैं. थोड़ी बहुत इंग्लिश, थोड़ी बहुत उर्दू, ये सब मिक्स करके हम लोग चलेंगे. हम कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं करेंगे, ना ही कोई शुद्ध हिंदी का प्रयोग यहाँ पे मैं करने वाला हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ उर्दू में और थोड़ी बहुत इंग्लिश में आपके साथ बातचीत करूंगा जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए. सो व्हाट दिस कोर्स इज ऑल अबाउट. हम इस कोर्स में करने क्या वाले हैं, अब इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं. इन साहब को आप जानते होंगे, ही स्टीफन और कोवे, और इनकी मशहूर ज़माना किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बहुत फेमस बुक है. जो फॉर्चून 500 कंपनीज हैं उन सबके CEO कहते हैं कि स्टीफन और कोवे हमारा गुरु है और उसी के बताए हुए रास्ते पर चल के उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की. इनकी किताब के अंदर 7 मुख्तलिफ आदात हैं जिनके अंदर से दूसरी आदत जो ये
इफेक्टिव लोगों की बताते हैं वो ये है दैट दे बिगिन विद एन एंड इन माइंड। सो क्या कहता है स्टीफन कोवे? स्टीफन कोवे कहता है कि to begin with the end in mind means to start with a clear understanding of your destination। आपको अपनी डेस्टिनेशन की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने जाना किस जगह पर है। इट मीन्स टू नो वेयर यू आर गोइंग सो दैट यू बेटर अंडरस्टैंड वेयर यू आर नाउ। आपको अब का पता हो कि आप अब कहाँ हैं, सो दैट द स्टेप्स यू टेक आर ऑलवेज इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपको ये पता हो इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं और आपने जाना कहाँ है, ये दो बातें अगर आज आपको पता चल जाएं तो आपके लिए बीच के रास्ते और बीच के स्टेप्स उठाना आसान हो जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू tell you what is that and where we are heading। हमें दो स्किल्स को मास्टर करना है इस कोर्स के अंदर, which is academic writing and the second one is content writing। ठीक है, और थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा थोड़ा बहुत कि हम इनको यूज करके किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आप स्किल आप सीख जाएंगे तो ऑनलाइन अर्निंग भी आपके लिए आसान हो जाएगी। ऑनलाइन अर्निंग या फिर किसी को एकेडेमिया के अंदर परस्यू करना हो या वैसे अपनी इंग्लिश राइटिंग इंप्रूव करनी हो, ठीक। बहरहाल मेजर मोटिव जो है हमारा इन दो चीजों को समझना है, एकेडमिक राइटिंग क्या है और कंटेंट राइटिंग क्या है। जो लोग इन टर्म से ज्यादा आशना नहीं है उनको मैं इन दोनों का डिफरेंस बताना चाहूंगा क्विकली कि ये दोनों क्या चीजें होती हैं। एकेडमिक राइटिंग, सिंपल वर्ड्स में एकेडमिक राइटिंग वो होती है जो कि एकेडेमिया में की जाती है, जो कि स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के लिए की जाती है या वो स्कॉलर्स अपने लिए करते हैं, ठीक। और कंटेंट राइटिंग वो होती है जो कि आप वेबसाइट्स के लिए करते हैं या फिर किसी के ब्लॉग के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। एक छोटा सा मसला जो कि एकेडमिक राइटिंग के बारे में कहा जाता है दैट वेदर इट इज एथिकल और नॉट, इस बारे में आमतौर पे यही माना जाता है दैट इट इज नॉट एथिकल। बहरहाल मैं इस आर्गुमेंट को इस तरह से डील करता हूं कि अगर आप एकेडमिक राइटिंग के अलावा कोई और भी अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं तो आपके इख्तियार में ये नहीं है कि आपने क्लाइंट को अगर अपना एक लोगो डिजाइन करके दिया तो वो उससे किसी लेजिटिमेट इस चीज के ऊपर इस्तेमाल करेगा या फिर किसी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर यूज कर लेगा। अगर आपने किसी सेल्स एंड परचेज का किसी को सॉफ्टवेयर बना कर दिया है तो यू कैन नेवर से कि वो उस सॉफ्टवेयर को बुक्स की सेल्स और परचेज पे लगाएगा या फिर वो हैश की सेल्स और परचेज पे लगा देगा। दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। सिमिलरली अगर आप किसी को कोई कंटेंट लिख कर देते हैं, कोई भी रिसर्च आर्टिकल लिख कर देते हैं तो ये आपके इख्तियार में नहीं होता कि वो जो स्टूडेंट है या वो जो पर्सन है वो इसको एज एन असाइनमेंट प्रेजेंट करेगा या अपनी रिसर्च का पार्ट बना लेगा। सो दिस इज अ डिबेटेबल थिंग। बहरहाल मेरी अगर पर्सनल राय पूछें तो अंग्रेज ने हमारा बहुत कुछ खराब किया, अगर हम उनकी भी थोड़ी बहुत चीज खराब कर देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एकेडमिक राइटिंग को मैं बुरा नहीं समझता। एनी हाउ, लेट्स मूव ऑन। हाँ, लेट्स ब्रेक द शेकल्स। आपको तीन फैक्ट्स हैं जो कि राइटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। दैट राइटिंग वेल इज अ गिफ्ट, और राइटिंग इज अ सिंगल स्पेशल स्किल, और देयर इज अ सिंगल राइटिंग प्रोसेस दैट ऑल इंडिविजुअल शुड फॉलो। ये वो तीन बातें हैं जो कि आमतौर पे सभी जानते हैं, मगर मजे की बात ये है कि ये सब की सब मिथ हैं, ये तीनों बातें गलत हैं। बात असल में ये है कि राइटिंग इज नॉट अ गिफ्ट, राइटिंग वेल इज कैन बी लर्न, लर्न की जा सकती है। राइटिंग राइटिंग कुछ लोगों में होता है इनर टैलेंट राइटिंग का, मगर वो भी उन्होंने लर्न किया होता है, उनको खुद नहीं पता होता। कुछ लोग जो जनरली लर्न कर लेते हैं, कुछ लोग आराम से लर्न करते हैं इस चीज को। दूसरी बात कि ये एक सिंगल स्किल नहीं है। राइटिंग इज अ सुपर सेट ऑफ सेवरल स्किल्स, इट इज कॉमुलेटिव आउटकम ऑफ मास्टरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्किल्स। इसके अंदर बहुत सी डिफरेंट चीजें हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता डील करेंगे। देयर इज अ सिंगल राइटिंग प्रोसेस दैट ऑल इंडिविजुअल शुड फॉलो, नहीं। आप ये देखेंगे कि मोस्ट इंडिविजुअल फॉलो राइटिंग प्रोसेस इन देयर ओन यूनिक वे। हर किसी का अपना यूनिक राइटिंग स्टाइल हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर्मेट, किसी भी लेटर को लिखने का फॉर्मेट, किसी भी परसुएसिव रिक्वेस्ट को लिखने का फॉर्मेट, कोई ऐसे लिखने का फॉर्मेट या फिर किसी कंटेंट को लिखने का फॉर्मेट सबका सेम होगा, मगर स्टाइल उसके अंदर कि वो किस तरह से अगले बंदे को परसुएड करते हैं, किस तरह से उनकी अटेंशन ग्रैस्प करते हैं, वो वर्ड्स किस तरह से यूज करते हैं, इसके ऊपर कोई रूल नहीं है किसी भी राइटिंग के किसी भी टाइप के अंदर। नाउ लेट्स मूव इनटू द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी आप जो रिटर्न स्टफ लिखते हैं उसके बेसिक फीचर्स क्या होने चाहिए, दे आर कॉल्ड द सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन।
मोस्ट ऑफ यू guys मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ग्रेजुएशन में फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के अंदर आमतौर पर ये सब लोगों को आमतौर पर पढ़ाया जाता है। सो आई वोंट नॉट ट्राई टू गेट यू बोर्ड। मैं इन सब को जल्दी से डिस्कस करूंगा, मगर मैं ट्राई करूंगा कि इनके साथ आपको एकेडमिक राइटिंग या फिर कंटेंट राइटिंग की कोई ना कोई एग्जांपल्स आपको लाजमी बताऊं। ठीक। सो द फर्स्ट वन इज क्लैरिटी। आप जो भी कंटेंट लिखें, you must be aware of the fact that why you are writing it, and your targeted audience, the reader, should be aware of this fact that why you have written all this stuff. So you should be clear about the goals, what is the purpose, the clear understanding should be there. For example, in academic writing, अगर मैंने ये एक आपके सामने एक पैराग्राफ आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कि किसी भी ऐसे का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। अब इसको पढ़कर क्या पता चलता है कि किस चीज के बारे में? ऑब्वियसली इसका टाइटल थोड़ा बहुत बता रहा है, मार्क्सिज्म इन द ग्रेट गैट्सबी। ठीक है, मगर ये इसको बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करता नहीं है कि मार्क्सिज्म द ग्रेट गैट्सबी एक बुक का नाम है, मार्क्सिज्म एक थ्योरी का नाम है। ये थ्योरी इस बुक के अंदर, इस नॉवल के अंदर उसका एनालिसिस है, इसके अंदर उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ये। तो आया कि इसके हक में बात की जाएगी या फिर इसके खिलाफ बात की जाएगी, मार्क्सिज्म इसके अंदर है या नहीं है, हमें इतना नहीं पता चल रहा। अब वो कैसे पता चलेगा? आपको इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की आखिरी लाइन को पढ़ना पड़ेगा। आखिरी लाइन के अंदर क्या है? आखिरी लाइन के अंदर ये है, द सोशल सेटिंग डेमोन्स्ट्रेटेड इन द ग्रेट गैट्सबी इज टेरिबली इंटॉक्सिकेटेड बाय द एसेंस ऑफ मार्क्सिज्म। इसने क्लियरली बताया कि मार्क्सिज्म द ग्रेट गैट्सबी के अंदर एग्जिस्ट करता है, इस नॉवल के अंदर मार्क्सिज्म मौजूद है। ठीक है, ये इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर इसका सिर्फ टाइटल देखें तो उससे आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरह से अगर मैं कोई एग्जांपल आपके सामने लाऊं कंटेंट राइटिंग की, किसी भी जगह हम गूगल में अगर जब भी कोई चीज सर्च करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह के रिजल्ट आपके सामने आते हैं। अब आप देखिए कि हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स एंड मेक गुड वंस अकॉर्डिंग टू साइंस। अब ये इसने पूरा नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट्स आ गए, इसमें भी डॉट डॉट डॉट्स आ गए, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डिटेल्स मिसिंग है। ठीक है, इसको देखकर कतई ये पता नहीं चल रहा कि आर्टिकल एग्जैक्टली किस चीज के बारे में है तो ब्रेकिंग बैड हैबिट्स के बारे में, मगर आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि इसका का पर्पस क्या है। मगर अगर आप ये आर्टिकल देखें, इसका नाम है 6 सुपर इफेक्टिव हैक्स टू सप्रेस नेगेटिव थॉट्स। इसके अंदर ये आपको टिप्स बताएगा, कुछ ट्रिक्स बताएगा जिसके जरिए आप नेगेटिव थॉट्स जो हैं उनको सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो कंटेंट राइटिंग के अंदर टाइटल इज एनफ टू टेल यू कि व्हाट द कंटेंट इज गोना बी अबाउट। और आमतौर पर जो भी एकेडमिक राइटिंग होती है उसके अंदर जो आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस है ये वाला, ठीक है, जिसको कई दफा आर्गुमेंट भी कहते हैं या थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो आपको बताता है कि व्हाट दिस कंटेंट इज ऑल अबाउट। Well, let's move to the next one, which is conciseness. Conciseness का मतलब ये है कि आपका जो भी मैसेज है, जो भी आप स्टफ लिखें, जो भी आप ऐसे लिखें, उसको विद इन कंस्ट्रेंट लिखें। अगर आपको ये कहा गया है कि आपने एक ऐसे को 1500 वर्ड्स के अंदर पूरा करना है, तो आपको सिर्फ 1500 वर्ड्स के अंदर पूरा करना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको ईमेल लिखते हैं तो उसको भी कंसाइज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इट सेव्स टाइम एंड इट सेव्स कॉस्ट। ठीक, टाइम सेव होता है, जल्दी पढ़ लिया जाता है। अगर उसको प्रिंट करने लग जाएंगे तो कितना ज्यादा पेपर जाया होगा, इस तरह से कॉस्ट भी आपकी बचेगी। सेम इज द केस विद सीवी, सेम इज द केस विद कवर लेटर्स कि आप उसको इतना ज्यादा लंबा नहीं करें, उसको जितना कंसाइज करेंगे उतना बेहतर होगा। द सेम एग्जाम्पल अगेन, इसका जो टाइटल था, इसने टाइटल बहुत ही अपना लंबा रखा हुआ था। ठीक है, जो कि इसके अंदर पूरा भी नहीं है, इसका टाइटल कंसाइज नहीं था, मगर इसका टाइटल यहाँ तक है सिर्फ 6 सुपर इफेक्टिव हैक्स टू सप्रेस नेगेटिव थॉट्स। आगे आंटी आइंस्टाइन, दैट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट फ्रॉम वेयर इट इज रिट्रीव्ड। So this was an example of conciseness in communication. Next thing is that concreteness. Concrete जैसा कि नाम से जाहिर है, आप जो भी बात करें वो concrete होनी चाहिए, वो ठोस होनी चाहिए। You should be particular in that. You should not be fuzzy. You should not be general.
You should be very specific with the topic. You should not beat about the bush. आपको पानी में मदानी नहीं फेरनी, आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी, किसी भी डिफरेंट उल्टे सीधे ऑफ द टॉपिक जो भी चीज हो उसकी डिटेल को लेकर नहीं चलना. यू हैव टू स्टिक टू द सब्जेक्ट ऑफ द कंटेंट. ठीक है. और आप जो भी वहां पे बात करें वो मिस इंटरप्रेट ना हो सके. यू शुड सपोर्ट इट विद फैक्ट्स रेफरेंसेस के थ्रू, जो कि दिए जाते हैं फुट नोट्स की फॉर्म में या एंड नोट्स की फॉर्म में, जिस तरह से भी दिए जाएं उसके भी हम तरीके इंशाल्लाह अजीज एकेडमिक राइटिंग के पोर्शन में खास तौर पे हम लोग समझेंगे. ठीक. ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने. अब ये जो आपके पास कुछ सेंटेंस हैं जिनका मीनिंग कुछ समझ नहीं आता. इनके एक सेंटेंस के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं. कि here are the rules, ignore all the rules. The second sentence is false. The first sentence is true. ठीक है. I only message those who do not message me. अब मैसेज ही नहीं आएगा तो उनको मैसेज कैसे किया जाएगा? अच्छा, ये गलती बड़े बड़े लोग जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे, ऑस्कर वाइल्ड जैसे, इस तरह के लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस लिखे हैं, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. अनटिल अनलेस आप कोई ह्यूमरस राइटिंग नहीं कर रहे, आप कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर रहे. वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द कंटेंट राइटिंग एंड एकेडमिक राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग में कंस्ट्रेंट्स इतनी ज्यादा नहीं होती. आप उसके अंदर इमोशनल अपील बहुत ज्यादा होती है, लॉजिकल अपील बहुत ही कम होती है. ठीक है. इसलिए आप उसके अंदर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि किसी ने इस तरह के वर्ड क्यों लिख दिए. फॉर एग्जाम्पल, मैन वर्क टुगेदर, वेदर दे वर्क टुगेदर और नॉट. बंदे काम एक साथ करते हैं, चाहे वो एक साथ करें या अलग अलग करते हैं, वो एक साथ करते हैं. अब कोई इसका लॉजिक नहीं बन रहा. इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस भी हैं, दे आर टोटली इलॉजिकल. सो देयर इज नो कंक्रीटनेस इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. Well, next one is correctness. Correctness in terms of grammar. लोग आमतौर पर समझते हैं कि अगर हमारा कंटेंट ग्रामेटिकली तौर पर करेक्ट है तो हमें लिखना आ गया है. बट जैसा कि मैंने पहले बताया कि राइटिंग इज अ सुपर सेट ऑफ मैनी स्किल्स. बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद हम आपको टेंसेस सिखाने वाले हैं. नो, वी आर नॉट गोना टीच यू टेंसेस के ही शीट के साथ ऐसे आई ऐसा आता है. हम वो चीज़ आपको नहीं सिखाएंगे. हाँ, जब आप असाइनमेंट हमें करके हमें प्रोवाइड करेंगे, देन वी विल पॉइंट आउट कि आपने यहाँ पे ये grammatical mistake की हुई है. All these things you've been learning this for almost 14 to 15 years for now. तो हम उस चीज के ऊपर इतना फोकस नहीं करेंगे. सो ग्रामेटिकल एरर्स के अलावा आप कुछ करेक्टनेस के अंदर लोगों की नेम और डेजिग्नेशन की करेक्टनेस खास तौर पे उसका ख्याल रखना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को कवर लेटर भेजा है, जॉब एप्लीकेशन भेजी और आपने अगले बंदे का नाम ही मिस स्पेल कर दिया, किसी का नाम AZEEM अजीम था, उसको हमने AZIM अजीम लिख दिया, तो अगले पर पहले ही बैड इंप्रेशन पड़ जाएगा और वो उसको बहुत खट्टे दिल से पड़ेगा. किसी का नाम महमूद है, उसको एक ही जगह पे ई करके अगर आपने लिख दिया, सो वो क्वाइट पॉसिबल कि गेम आपके हाथ से आधी वैसे ही निकल जाएगी. ठीक है. सो अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज का यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. दैट इज करेक्टनेस. नेक्स्ट वन इज कि आप जो भी चीज कम्युनिकेट करें उसके अंदर कोहेरेंस होनी चाहिए. वंस अगेन द एग्जांपल ऑफ द एकेडमिक राइटिंग, मार्क्सिज्म इन द ग्रेट गैट्सबी. इसके अंदर जो हमारे पास जो थीसिस स्टेटमेंट थी वो ये थी कि द सोशल सेटिंग demonstrated in the Great Gatsby is terribly intoxicated by the essence of Marxism. हाँ. अब अगर हम इस बकिया ऐसे के अंदर अगर हम द ग्रेट गैट्सबी के अंदर हम सिगमंड फ्रायड की बातें भी ले आए, इसके अंदर रोसो की भी ले आए, या फिर किसी और राइटर के पर्सपेक्टिव को भी उठाकर ले जाएं, तो दैट विल बी बीटिंग अबाउट द बुश. यू आर क्रिएटिंग a distraction. You don't have to discuss all those irrelevant chunks of your essay. उनका सिर्फ जिक्र करें और just move on. अपना जो सेंट्रल आर्गुमेंट है, जो आपका थीसिस है, जो थीसिस स्टेटमेंट है, उससे आपने हटना नहीं है. दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस. जो भी इसके सब टॉपिक्स आप आगे होंगे वो सब के सब मिले होंगे इस एक चीज के साथ. ये कोहेरेंस कैसे क्रिएट की जाती है मैं ये आपको जरूर बाद में मजीद समझाऊंगा जब हम ऐसे राइटिंग करेंगे. अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कंप्लीटनेस. एंड कंप्लीटनेस का क्या मतलब है? दैट यू हैव टू कम्युनिकेट योर मैसेज
कम्युनिकेट कैसे करना है कि जो आपका पर्पस था वो आपने पूरा करना है। जो आपने फैक्ट एंड फिगर्स शुरू में बताया इंट्रोडक्शन में कि आप उसको आगे लेकर चलेंगे, आपको वो वाकई कम्युनिकेट भी करने हैं, अगले बंदे को बताने भी हैं। यू हैव टू रीच अ कंक्लूजन, whether the conclusion implicit or whether it is explicit. जो भी हमारा ऐसे वगैरह होता है उसके अंदर हम बहुत एक्सप्लिसिटली एक कंक्लूजन की हेडिंग देकर बताते हैं कि लो जी ये हमने फैक्ट प्रेजेंट किए और हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं। ठीक है, अपने थीसिस स्टेटमेंट की बेसिस पे, अपना जो सेंट्रल आर्गुमेंट था ऐसे का उसकी बेसिस पे। आमतौर पे कंटेंट राइटिंग के अंदर जो भी आर्टिकल राइटिंग होती है उसके अंदर जरूरी नहीं होता कि आप का एक कंक्लूजन का पार्ट होता है कि नहीं होता, कि अगर आपने बताना था आपने आर्टिकल के अंदर दैट देयर आर 6 स्मार्ट हैबिट्स टू सप्रेस नेगेटिव थॉट्स, आपने वो 6 स्मार्ट हैबिट्स बता दी, आपका पर्पस पूरा हो गया, आपका मैसेज कम्युनिकेट हो गया। उसके अंदर कोई सेंट्रल आर्गुमेंट नहीं था जिसे आप प्रूव करने लगे थे, इसलिए वो इम्प्लिसिटली आपने अपना कंक्लूजन अपना पेश कर दिया, आपने अपना पर्पस पूरा कर दिया, यू कंप्लीटेड योर जॉब। डोंट लीव योर रीडर इन एम्बिग्युइटी। आपका रीडर आधी बात पढ़ के कहीं परेशान ना हो जाए कि ये बात शुरू तो हुई मगर इसको एंड नहीं किया गया। ठीक है, दैट इज ऑल कंप्लीटनेस। जो आपका मैसेज है उसको प्रॉपरली एंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनली आपको जो है कर्टसी अपने मैसेज के अंदर क्रिएट करनी होती है। जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं उसको पॉजिटिव होना चाहिए, उसको फोकस्ड होना चाहिए। नोइंग योर ऑडियंस, आप जिसको भी एड्रेस कर रहे हैं, मुझे एड्रेस कर रहे हैं या अपने असाइनमेंट के अंदर जो भी आपके असाइनमेंट चेक करेगा उसको एड्रेस कर रहे हैं, या किसी जगह जॉब एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ योर राइटिंग। यू शुड हैव टू बी पॉजिटिव। इवन अगर आप कोई नेगेटिव बात भी कर रहे हैं, यानी अगर आपको क्रिटिकल रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, यू शुड मेक दैट पर्सन रीड। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 2 लाइनें पढ़ने के बाद उसको गुस्सा आए और वो उठाकर उस चीज को परे फेंके। यू सो कर्टेसी इस मैटर पे बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू अप्रिशिएट द फीलिंग्स एंड कंसर्न्स ऑफ योर रीडर, ऑफ योर रिसीवर। Well, now discuss this matter from the philosophical perspective. ये जो भाई साहब आप इस तरफ देख रहे हैं जिनका ये चेहरा है, इनका नाम है अरस्टुटल, या उर्फ आम में हम इन्हें अरस्तु कहते हैं। अरस्तु के मुताबिक कोई भी कंटेंट जो हम जनरेट करते हैं, कोई भी किसी भी पर्पस के लिए लिखा जाए या फिर जनरेट किया जाए, ख्वाह वो विजुअल फॉर्म में हो, टेक्सचुअल फॉर्म में हो या फिर ऑडियो फॉर्म में हो, वो आपको परसुएड कब करता है, वो आपको अपील कब करता है, जब उसमें 3 एलिमेंट्स प्रॉपर रेशो में मौजूद हों। ठीक, द फर्स्ट वन इज ethos. Ethos mean the credibility, the authority and the reliability of the person who is talking, of the person who is writing. आप किसी भी एक्स वाई जेड की कोई भी बुक उठाकर नहीं पढ़ते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सफरनामा पढ़ना है तो आप मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को उठाकर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मज़ाह-निगारी पढ़नी है तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को उठाकर पढ़ेंगे। ठीक है, आप डिफरेंट लोगों अपने टेस्ट के मुताबिक उसी क्रेडिबल बंदे को पढ़ेंगे जिसकी बात आपको अपील करती है। ठीक है, जो कि ब्रांड बन चुका है। ठीक है, जहाँ पे सेल्स की बात आएगी वहां पे अशरफ चौधरी साहब का नाम आएगा। ठीक है, सो दिस इज एथोस, कि वो कंटेंट हमें एथोस की वजह से, क्रेडिबिलिटी की वजह से अपील करता है। दूसरी बात आपके कंटेंट में ये कि पैथोस उसके अंदर होने चाहिए। दीज आर ऑल ग्रीक वर्ड्स एक्चुअली। ठीक है, पैथोस का मतलब इमोशंस, इमेजिनेशन, सिंपैथी, उसके अंदर इमोशनल अपील होनी चाहिए। अब इमोशनल अपील आपको क्या कहते हैं, सेंटिमेंटल करके भी जनरेट की जा सकती है, आपको हंसाकर आपको रुलाकर भी की जा सकती है, कि आपकी एंगेजमेंट उसके अंदर बढ़े। ठीक है, तब आप उस कंटेंट की तरफ ज्यादा रागिब होंगे और आप वो प्रोडक्ट, यू आर मोर लाइकली टू बाय दैट प्रोडक्ट, या फिर आप उस तरह के लिखे हुए ऐसे को ज्यादा नंबर देंगे। ठीक है, और द थर्ड थिंग इज दैट लोगोस, लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग, रैशनैलिटी आपके जो कंटेंट के अंदर हो, यानी आप फैक्ट और फिगर्स के ऊपर बात करें तब आपका जो कंटेंट है वो ज्यादा अपीलिंग होगा। ठीक, अब आपने एक काम करना है कि आप कभी भी कोई भी टीवी पर कमर्शियल देखें, उनके अंदर इन 3 एलिमेंट्स पर गौर करें कि एथोस कहाँ पे है। हेड एंड शोल्डर्स के इश्तिहार में शाहिद अफरीदी को ही क्यों लिया जाता है। ठीक है, उसके अंदर इमोशनल अपील कहाँ पे है। ठीक, और उसके अंदर लॉजिकल अपील कहाँ पे है।
इमोशनल अपील किन वर्ड्स को लेकर, बैकग्राउंड म्यूजिक से इमोशनल अपील कैसे क्रिएट की जाती है, या फिर आपको लॉजिक दिखाकर कि इतने दिन के बाद इस प्रोडक्ट को यूज करके ये फर्क पड़ गया, लॉजिकल अपील कैसे की जाती है। ठीक। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि हमारी जो क्या कहते हैं हम, जो एकेडमिक राइटिंग होती है उसके अंदर आपका जो इमोशंस हैं, पैथोस, उसकी रेशो जरा कम होती है। ठीक है, आपको वहां पर फोकस करना होता है लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। यू हैव टू फोकस ऑन लोगोस फॉर एकेडमिक राइटिंग, और या फिर एथोस के ऊपर, जो आप, इफ यू हैव ऑलरेडी published your research papers in the peer-reviewed journals, then you are more credible. If you are a TA of a big professor, then you are more credible. और इसी तरह से अगर आप आ जाते हैं कंटेंट राइटिंग की तरफ, आ जाते हैं वेबसाइट्स के लिए जो लोग लिखते हैं, या अखबारों में जो लोग लिखते हैं कंटेंट राइटिंग, उसके अंदर आपकी इमोशनल अपील ज्यादा होती है। लॉजिकल अपील भी होती है मगर इमोशनल अपील उसके अंदर ज्यादा होती है। यू कैन यूज फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, यू आर नॉट बाउंड टू यूज थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। आप आई यू डायरेक्ट करके आप उसको मुखातिब कर सकते हैं। यू कैन बी अ लिटिल बिट इनफॉर्मल इन दैट। ठीक है, आप इसके अंदर क्वेश्चंस डाल सकते हैं, सेंटेंस छोटे लिख सकते हैं, लंबे लिख सकते हैं, और बहुत आपके पास इसके अंदर कंटेंट राइटिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है, जो कि एकेडमिक राइटिंग के अंदर आपके पास मौजूद नहीं होती। और अगर आप इस प्रेजेंटेशन को भी देखें तो इसको भी आप एनालाइज कीजिए कि इसके अंदर एथोस कहाँ पे है। दैट आई एम अ क्रेडिबल पर्सन, आई एम अ स्टेक होल्डर विद अशरफ चौधरी साहब इन दिस प्रोजेक्ट, और मैं आपको इमोशनली किस हद तक आप लोगों को इसके अंदर ग्रेस्प कर रहा हूँ, और आपको लॉजिकली किस तरह से समझा रहा हूँ कि ये सब चीजें आपको किस तरह से फायदा देंगी इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह अजीज। नाउ that's all for today. The next thing you have to do is to do a simple assignment. The purpose of this assignment is to break the ice between you and me, so that we could interact with each other in a better way. Uh, और मैं इस असाइनमेंट के अंदर कोई स्पून फीडिंग नहीं करता, और यानी कोई भी जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको हो कि मैं आपको लिख कर दे दूं, सर ये नहीं जुमला बन रहा है मैं आपको बना कर दे दूं, नहीं, ऐसा नहीं होने लगा। जब आप पूरा कंप्लीट जॉब करके लिख कर मुझे दे देंगे तब मैं उसको रिव्यू करूंगा। ठीक है, नो छापा प्लीज, आप एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे की हेल्प कीजिए हर काम के अंदर। मगर बिल्कुल भी इंटरनेट से कुछ भी उठा कर आपने नहीं देना। आई नो ऑल द टूल्स ऑफ प्लेजरिज्म, जिनसे पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, इसलिए अव्वल तो ये असाइनमेंट ऐसी है ही नहीं जिसके अंदर आप ये सब काम कर सकें। It is a very simple question that you have to answer, that who are you? You have to introduce yourself, and how was the first lecture? आपको क्या समझ आई, क्या समझ नहीं आई, व्हाट वाज गुड, व्हाट वाज बैड, मेरी शक्ल पसंद नहीं आई, ये प्रेजेंटेशन का कलर समझ नहीं आया, या फिर आपको लग रहा है कि आप किसी गलत जगह पे आ गए हैं, आपको इस कोर्स में एनरोल ही नहीं होना चाहिए था, या एनरोल करके बहुत अच्छा किया आपने, क्रिटिकल रिस्पॉन्स। बट डू रिमेम्बर कि आज जो कुछ मैंने आपको सिखाया है, पढ़ाया है, उन सब पॉइंट्स को मद्देनजर रख के आपने ये छोटा सा कंटेंट ड्राफ्ट करना है, जो कि ना तो स्पेसिफिकली एकेडमिक राइटिंग के अंदर आता है, ना ही कंटेंट राइटिंग के अंदर आता है। Just like what I said, it is just for breaking the ice. You have to complete it within the constraint of 300 to 350 words. इससे कम नहीं हो, इससे ज्यादा नहीं हो। ये जैसे ही आप करें तो आप उसके बाद मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे आप ये दे दीजिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और फर्स्ट स्लाइड के ऊपर भी आपने उसको देखा। So, sweet dreams and good night, and not let a bed bugs bite. I'll meet you next time, same place, same channel. Till then, me, Fahad Aslam Kokar, signing off. Allah Hafiz.